आज देखो सॉलिड स्टेट में मेरे पास लास्ट क्लासेस है सॉलिड स्टेट का। मैम एक देखो प्रीवियस क्लासेस में हम लोग ने बात किया था। हाँ बोलो बोलो। मैम एक क्वेश्चन डाउट था 4 नंबर। हाँ पूछिए, क्वेश्चन क्या प्रॉब्लम है? An element E crystallizes in body center cube structure if the edge length of the cell is 1.469 into 10 to the power minus 10 meter अच्छा and the density is 19.3 gram centimeter inverse centimeter cube. Then ओके। calculate the atomic radius of this element. एटॉमिक रेडियस फाइंड करना है। हाँ अच्छा मैम, लेकिन डेंसिटी दिया हुआ है। अच्छा एक मिनट, डेंसिटी दी हुई है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? नंबर क्वेश्चन का बोल दो। 4। अच्छा एक नंबर। इफ द क्लोज पैक NaCl's, एक मिनट बस। रिलेशंस एज लेंथ और ये क्वेश्चन नंबर 4 ना? हाँ मैम। हाँ यही ना। एन एलिमेंट ई क्रिस्टलाइजेस बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर और एज लेंथ दिया हुआ है, डेंसिटी भी दी हुई है, तो आपको एटॉमिक रेडियस फाइंड करना है। अच्छा BCC के लिए देखो तो क्या लिखवाए थे? रेडियस इक्वल टू √3/4 लिखवा है ना? हाँ हाँ तो वहां पर ए की वैल्यू पुट करके देखो कितना आ रहा है। मैम, डेंसिटी जो दिया हुआ है वो क्या करेंगे? अरे डेंसिटी सिर्फ बुलवाने के लिए दिया, और डेंसिटी का कोई काम ही नहीं इसके अंदर, फॉर्मूला डायरेक्ट ही ना मेरे पास है। हाँ मैम। हाँ उसका उसका कोई यूज नहीं होगा, करके देखना ठीक है, आ जाएगा उसमें हाँ आंसर। ओके। अच्छा आप लोगों ने एक क्वेश्चन पूछे थे प्रीवियस क्लासेस में भी कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करने के लिए। उसमें आपके पास एक सिंपल क्वेश्चन था कि अगर मान लो कि मेरे पास बहुत सारे एटम्स है, उसको अगर हम 3 डायमेंशनल स्पेस में रखे हुए हैं, और मेरे पास जो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है वो सिर्फ ए करके है। ए का मतलब हो गया कि आपके पास नीचे वाले जितने आपके पास मॉलिक्यूल्स है वो सिर्फ स्क्वायर के फॉर्म में लगे हुए हैं, और इसके ऊपर भी उसी तरह के स्क्वायर के फॉर्म में लगे हुए हैं। तो वहां पर हमने कोऑर्डिनेशन नंबर आपको बता दिया था कितना है। लेकिन यहाँ पर देखो इस बार, अगर सपोज कि हमारे पास अगर हेक्सागोनल अगर शेप बनता है, हेक्सागोनल का मतलब है कि जैसे कि आपको बताए थे यहाँ पर कि एक एटम्स को पहले इस तरीके से अरेंज करो एक लिनियर लाइन में, अगले एटम ये दोनों के स्पेस में आना चाहिए, तीसरा एटम इस तरीके से अरेंज करने के लिए। मान लो कि मेरे पास ये एक लेयर है, ये तो आपके पास 2D लेयर होता है। अगर इसके ऊपर दूसरा कोई लेयर रखेंगे वो आपके पास 3D लेयर हो जाएगा। लेकिन वो लेयर को देखो कैसे रखना है, ये दोनों के बीच में ऑक्युपाई होना चाहिए, ये दोनों के बीच में ऑक्युपाई होना चाहिए। इस तरीके से आपको क्या करना, पुट करना है। और फिर क्या करना है, इसके ऊपर ये तो आपके पास ए बी लेयर होगा, फिर उसके बाद फिर ए लेयर होगा, फिर उसके बाद फिर बी लेयर होगा। तो इस तरह के लेयर के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर अगर चेक किया जाए कितने आते हैं, अगर किसी एक एटम को हम देख ले उसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होंगे, तो इसी को देखो क्योंकि फिगर यहाँ पर बनाया हुआ है हमारे पास है। अगर सपोज कि हम इस एटम के ऊपर बात करें जो रेड की है, अगर हमारे पास 2D फिगर है नीचे और ऊपर जो रखा गया एटम वो 3D में अब हो गया, तो आपको ये चेक करना है कि बीच वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। 12। हाँ वेरी गुड, क्योंकि 3 ऊपर एटम टच कर रहा है और वो बीच में खुद 6 एटम को टच कर रहा है, 6 और उसी नीचे तरह से 3। वो नीचे, और उसी तरह से नीचे, हाँ ठीक है नीचे भी 3, टोटल 6 तरह के टोटल 12 आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पर एक और क्वेश्चन हमारा ये है कि जब आप इस तरीके से एटम्स को अरेंज करते हैं तो वहां पर 2 तरह के वॉइड, ऐसे तो वॉइड कहा जाए तो 3 तरीके के भी क्रिएट होते हैं, लेकिन मेनली हम लोग 2 तरीके वॉइड के ऊपर बात करेंगे। देखो 3 तरीके के हम वॉइड आपको दिखा रहे हैं। 3 तरह के देखो वॉइड कौन कौन होते हैं। सपोज कि अगर आप एटम्स को अगर इस तरीके से अगर अरेंज किए हो और यहाँ पर ये चीज आप एटम ले रहे हो, तो यहाँ पर एक वॉइड क्रिएट हो रहा है। इस वॉइड को हम लोग बोलते हैं, जैसे 3 हम लोग गेंदा ले लो इस तरीके से अरेंज करो तो वहां पर जो वॉइड बनेगा उसका नाम है ट्रायंगुलर वॉइड।
अब देखो ट्रायंगुलर के बाद एक और वॉइड होता है, उसको बोलते हैं टेट्रागोनल वॉइड, इसको टेट्राहेड्रल ही बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे जनरेट होता है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास दो एटम फिर से इसी तरह से होगा, लेकिन यहाँ पर ये बार नीचे गैपिंग नहीं होगा, अब इसके नीचे भी कोई एटम होगा, तो इसके नीचे भी मान लो एटम चल जाएगा तो ये तो ऑक्यूपाई हो जाएगा, लेकिन गैपिंग तो रहेगा आपके पास। हम मान लो कि इसके नीचे, इसके एक नीचे एटम्स रखे, इसके ऊपर 3 ऐसे एटम्स रखा हुआ है, तो यहाँ का जो स्पेस जो गैपिंग दिख रहा है इसको मतलब बोलते हैं टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में याद रखिएगा, 4 एटम से मिलकर बना होता है वो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। आपके पास अगल बगल 4 एटम को, अगर मान लो इस वॉइड में कोई एटम्स अगर चला जाता है तो वो टोटल 4 एटम को टच कर रहा होगा, एक इसको टच करेगा, एक इसको टच कर रहा होगा, इसको टच कर रहा होगा, खुद एक उसके नीचे एक एटम उसको टच कर रहा होगा। तो इस तरीके से टेट्राहेड्रल वॉइड भी जनरेट होते हैं। इसके साथ साथ एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी जनरेट हो रहा होता है। ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, टोटल 6 एटम्स सराउंडिंग करता है। देखो ऑक्टाहेड्रल कैसे हो गया, यहाँ पर आप इस कंडीशन को देखोगे, ये वाला जो आपको स्पेस दिख रहा है ये ऑक्टाहेड्रल होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपके पास स्पेस है वो टोटल 6 एटम को सराउंड कर रहा है। 6 एटम को कैसे, तो इसको समझने के लिए देखो एक फिगर हम यहाँ पे भी बनाया। टेट्राहेड्रल तो बहुत सिंपल सा है, ये 3 चीजें इसके बीच में आ गया तो टेट्राहेड्रल हो गया। ऑक्टाहेड्रल के अंदर क्या होगा कि आपके पास ये आपके पास 3 वॉइड इस तरीके से होगा, और एक वॉइड क्या होगा, एक वॉइड आपके पास यहाँ पर भी होगा, एक यहाँ पर भी हो जाएगा और एक यहाँ पर भी हो जाएगा। और इस तरीके से वॉइड के बीच में जो क्रिएट होगा, यहाँ पर कोई अगर एटम चला गया तो ये एटम टोटल 6 एटम से टच कर रहा होगा, तो ये जो आपका वॉइड बनता है इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर याद रखना कि टोटल आपके पास 6 एटम सराउंडिंग होते हैं उसके अगल बगल, और टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर उसके अंदर टोटल 4 एटम सराउंडिंग होते हैं। आपको ट्रायंगुलर वॉइड भी दिखाया, लेकिन ट्रायंगुलर वॉइड याद रखना सबसे नीचे वाले लेयर में होंगे, और ऊपर कोई लेयर में ट्रायंगुलर वॉइड नहीं होगा, वो टेट्राहेड्रल हो जाएगा या ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। क्योंकि ट्रायंगुलर वॉइड के लिए आपको क्या चाहिए, इसके नीचे कोई एटम नहीं चाहिए, तो ये सिर्फ 3 एटम से घिरा होना चाहिए, तो ये सब नीचे वाला सिर्फ लेयर मिलेगा, सबसे नीचे लेयर में बस एक ही लेयर में वो होगा। तो देखो आज की क्लास में हमें ये सीखना है कि टेट्राहेड्रल वॉइड अगर हम मालूम करें क्लोज क्यूबिंग पैकिंग स्ट्रक्चर में कितने होंगे और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन देखो आया हुआ है, इसको कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अगर हमें टेट्राहेड्रल वॉइड निकालना है तो याद रखना सबसे पहले कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है वो बॉडी डायगोनल पे पाया जाता है। बॉडी डायगोनल्स कैसे, बॉडी डायगोनल्स का देखो मतलब कैसे यहाँ पर पाया जाएगा। मेरे पास मान के चलते हैं द 8 टेट्राहेड्रल वॉइड, ऐसे टोटल काउंट करोगे तो टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल क्यूबिक क्लोज पैकिंग के अंदर 8 आते हैं। द 8 टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट इन सीसीपी। देखो दो चीज याद रखना, सीसीपी को कहते हैं क्लोज क्यूबिक, ऐसे बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और इसको एफसीसी भी बोलते हैं दोनों, क्योंकि अब जब एफसीसी के स्ट्रक्चर को जब जनरेट करोगे तो वो सीसीपी टाइप के ही दिखाई पड़ते हैं। तो सीसीपी कहीं लिखा हुआ रहे और एफसीसी लिखा रहे तो ध्यान रखना कि दोनों एक ही चीज के ऊपर बात कर रहा है। सीसीपी के अंदर भी याद रखना कि फेस सेंटर पे एटम होते हैं, और एफसीसी के अंदर तो होते ही कॉर्नर पे भी होते हैं। तो अगर मान लो कि मेरे पास अगर सीसीपी कोई भी अगर स्ट्रक्चर है, मेरे पास यूनिट सेल अगर प्रेजेंट है, तो उसके अंदर बॉडी डायगोनल पे चेक करोगे तो बॉडी डायगोनल्स टोटल मिलाकर वहां पर 8 वॉइड इस तरह के जनरेट होंगे। कैसे जनरेट होते हैं तो देखो बता रहे, मान लो कि यहाँ पर आपके पास कॉर्नर पे एक एटम प्रेजेंट होगा, एक एटम इस फेस का प्रेजेंट होगा, एक एटम इस फेस का प्रेजेंट होगा, और एक एटम जो होगा वो पीछे वाले फेस पे प्रेजेंट होगा। वो क्या होगा कि चारों को आपस में मिलाओगे तो वहां पर क्या छोटा सा वॉइड जनरेट हो जाएगा, और वही वॉइड आपके पास टेट्राहेड्रल होगा, क्योंकि 4 एटम से जो भी वॉइड जनरेट होगा वो टेट्राहेड्रल वॉइड कहलाता है। तो जैसे हम लोग डायगोनल को यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन करेंगे तो इस डायगोनल के अंदर क्या होता है कि यहाँ के एटम इस फेस के एटम और इस फेस के एटम और एक पीछे वाले फेस के एटम बड़े बड़े एटम से आपस में मिक्स होते हैं, तो एक छोटा सा वॉइड क्रिएट हो जाता है जिसके अंदर एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है। तो सिंस, और ये भी चीज याद रखना कि ये जो वॉइड बनता है इसको 4 हिस्से में डिवाइड करोगे तो ये 1/4 पार्ट पे बनता है। ये वॉइड बीचों बीच नहीं बनता है, ये 1/4 पे बनता है। तो इसी तरीके से अगर हम देखें तो 1/4 फिर यहाँ पर भी जनरेट होता है। यानी कि अगर देखे जाए कि क्यूब के अंदर कितने आपके पास टोटल वॉइड क्रिएट होंगे, तो क्यूब के अंदर हम लोग करेंगे पहले डायगोनल्स कितने होते हैं, क्योंकि एक डायगोनल्स पे देख रहे हैं कि 1/4 यहाँ से भी वॉइड बन रहा है और 1/4 यहाँ से वॉइड बन रहा है, यानी एक डायगोनल पे टोटल 2 टेट्राहेड्रल वॉइड बनते हैं। तो क्यूब के अंदर डायगोनल्स कितने होते हैं तो मैच कर लो। टोटल इसके पास वर्टेक्स ऊपर में चेक करोगे तो 4 होते हैं, चारों को सेंटर से ज्वाइन करोगे तो टोटल आपके पास कितने हो जाएंगे, तो टोटल यहाँ से ज्वाइन करोगे, इसको यहाँ से ज्वाइन करोगे, फिर यहाँ से ज्वाइन करोगे, टोटल आपके पास 4 टेट्राहेड्रल पॉइंट, सॉरी 4 डायगोनल्स मिलेंगे, और एक डायगोनल्स पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड हुए, तो 4 डायगोनल्स पे आपके पास 8 टेट्राहेड्रल वॉइड पाए जाते हैं इसके अंदर है।
तो अगर आपके पास बॉडी डायगोनल्स सॉरी टेट्राहेड्रल वॉइड अगर फाइंड करना है तो सबसे पहले चेक कर लो कि वहां पर क्यूबिक क्लोज पैकिंग के अंदर एफसीसी के अंदर जो भी बॉडी डायगोनल्स होते हैं वहां पर एक वॉइड क्रिएट हो जाता है और वो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है और वो वॉइड रखना है कि 1/4 पोजीशन पर होता है अगर उसको 4 पार्ट में डिवाइड करें तब। लेकिन सपोज कि मेरे पास अगर मुझे ऑक्टाहेड्रल वॉइड मालूम करना है सीसीपी के अंदर या एफसीसी के अंदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हैं, टेट्राहेड्रल तो मालूम चल गया मेरे पास 8 है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे। तो पहले ऑक्टाहेड्रल वॉइड पाया कहाँ जाता है, कहाँ इस तरह के 6 टर्म्स मिलेंगे आपस में। तो कह रहा है कि सबसे पहले बॉडी सेंटर, आपके पास बॉडी सेंटर जो होंगे वहां पर भी क्रिएट होता है। दूसरी बात एज सेंटर पॉइंट पर भी क्रिएट होता है। अगर इसको समझना है कैसे तो थोड़ा इमेजिनेशन करना पड़ेगा, यहाँ पर बहुत सारी चीज इमेजिनेशन का ही खेल है। तो देखो इसके अंदर यहाँ पे एक फिगर में समझा रहे हैं। अगर हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर बात करेंगे तो मान लो कि जो एटम क्यू के सेंटर में है, सेंटर में नहीं सॉरी ये वॉइड है, जो फेस पर होगा, मान लो कि 2 ऊपर से फेस है, 2 इधर बगल से फेस है और एक नीचे फेस होगा, एक ऊपर फेस होगा। जानते हो कि क्यूब के अंदर हर एक फेस पे एक एटम होते हैं, तो कुल मिला के 6 एटम है और 6 एटम आप तो टच कर ही रहे होंगे, लेकिन वहां पर जो गैपिंग जो होगा वहां पे जो वॉइड जनरेट होगा वो क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा, क्योंकि वहां पर 6 एटम मिल रहे हैं। आपके पास सारे अपोजिट फेसेस से एटम मिल रहे हैं, यहाँ से मिल रहे हैं, यहाँ से मिल रहे हैं, इधर से भी मिल रहे हैं, अपोजिट से भी मिल रहे हैं, यानी टोटल 6 एटम का वहां पे कॉम्बिनेशन है और वहां पे जो वॉइड जनरेट हो रहा है वो आपके पास एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। पहला तो याद रखना कि बॉडी सेंटर में जनरेट होता है। दूसरा देखो, दूसरा एज सेंटर पे भी जनरेट होता है, एज सेंटर पे भी जनरेट होता है और बॉडी सेंटर पे भी जनरेट होता है। एज सेंटर पे देखो कैसे जनरेट होता है, तो यहाँ पर जो एटम होंगे, यहाँ वाले जो एटम होते हैं जो एज पर, वो टोटल 6 वहां पे 6 एटम वहां मिल रहे होते हैं। 6 एटम देखो कैसे मिल रहे होते हैं, एक तो कॉर्नर वाले हो गए, एक तो आपके देखिए इस फेस वाले हो गए और दूसरे घर के फेस वाले यहाँ पर हो गए, और एक इसके ऊपर हो रहा होगा और एक इसके नीचे हो रहा होगा। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि टोटल निकालते हैं इसके अंदर कि यहाँ पर एज पे कोई एटम नहीं है, एज का जो वॉइड जो जनरेट हो रहा है, मतलब कॉर्नर के अलावा दोनों फेस पर है, फिर एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा, तो टोटल एटम को ऐड करोगे तो वहाँ 6 एटम होंगे और वहां पर एक वॉइड जनरेट हो जाएगा, तो वो तुम्हारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड याद रखना है कि आपके पास बॉडी सेंटर के अंदर भी पाए जाते हैं सीसीपी स्ट्रक्चर के अंदर, और एज सेंटर पे भी पाए जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि टोटल नंबर, जिस तरीके से आपके पास एक सीसीपी के अंदर टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड जो होता है वो 8 होता है, उस तरीके से अगर मेरे पास मान लो कि सीसीपी वही है चीज फिर से, लेकिन हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड का नंबर काउंट करना चाहते हैं कितना होगा। तो एक तो आपको बॉडी सेंटर के अंदर मिल जाएगा, एक तो आपके पास ऑक्टाहेड्रल, और आपके पास एज सेंटर पे मिलेगा। एज सेंटर पे टोटल आपके पास 12 एजेस होते हैं, तो 12 तो नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपके पास जो एज सेंटर पे यानी कि जो वॉइड मिलेगा, लेकिन एज जो सेंटर होता है वो तो 4 में शेयर हो रहे होते हैं। यहाँ पर जो वॉइड जनरेट हो रहा होगा वो सिर्फ एक ही के लिए नहीं होगा, उसको तुम जानते हैं कि एज सेंटर पे कोई भी चीज रखा हुआ है, वो जो भी होल क्रिएट हो रहा है वहां पे अगर कोई एटम अगर गलती से चला भी गया तो वो 4 घरों में डिवाइडेड हो जाएगा फिर। तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, देखो इसके अंदर एक तो यहाँ पर तो एक पॉसिबल हो गया। अगर हमको नंबर ऑफ निकालना है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हैं, तो उसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा इसके अंदर, तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि टोटल बॉडी सेंटर के अंदर एक पॉसिबल है। एज सेंटर आपके पास टोटल 12 होते हैं, लेकिन जो वॉइड बन रहा है वो टोटल वॉइड इसके अंदर काउंट नहीं होगा, क्योंकि कुछ वॉइड दूसरे में भी जा रहे हैं। तो हम लोग टोटल मालूम करना है कितने होंगे, तो 1/4, क्योंकि 1/4 ही सिर्फ पार्ट उसके अंदर एटम जाते हैं, बाकी सब तो कहीं और चले जाते हैं, दूसरे घर में चले जाते हैं। तो इसको निकाल के देखोगे तो 3, यानी कि ये टोटल मिला के आपके पास 4 हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि ऑक्टाहेड्रल अगर कोई पूछे कि कितने होते हैं सीसीपी के अंदर, तो ऑक्टाहेड्रल आपके पास 4 होते हैं, टेट्राहेड्रल 8 होते हैं। और यहाँ पर एक सिंपल सा, ये सबके लिए ट्रिक काम करता है। अगर आपको पहले से पता है कि टेट्राहेड्रल वॉइड का नंबर, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का नंबर आप मालूम कर सकते हैं, या फिर आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड का नंबर पता है तो आप टेट्राहेड्रल वॉइड के नंबर भी मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर रिप्रेजेंट किया Z = n। जेड मतलब होता है आपके पास जो एटॉम, कितने एटम्स इसके अंदर प्रेजेंट है, यानी कि रैंक ऑफ यूनिट सेल कहते हैं। जो जेड का नंबर होगा, जैसे कि हम लोग जेड का नंबर फेस सेंटर के लिए बोलते हैं 4 बोलते हैं, बॉडी सेंटर के लिए हम लोग क्या बोलते हैं 2 बोलते हैं। तो वही कह रहा है, जो जेड का नंबर आ रहा है आपको, टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है उसके 2n इक्वल होता है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होता है वो आपके पास n इक्वल है। सपोज कि मेरे पास एफसीसी है, तो एफसीसी के अंदर जेड का मान हम लोग तुरंत बताएं, एफसीसी के अंदर जेड का मान कितना हो जाता है, 4 होता है, सबको मालूम है। तो बताओ तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितना बनेगा इसके अंदर, तो 2n है, 8 बनेगा। अभी हम लोग तुरंत जस्ट देखें 8 ही आए ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसी तरीके से अगर मान लो कि हम सबकी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, अब उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन स्ट्रक्चर को कौन याद रखेगा, इसलिए एक आसान तरीका है, अगर मुझे बीसीसी के लिए कैलकुलेट करना है
कि बताओ कि उस केस में टेट्राहेड्रल बॉन्ड कितना बनेगा, तो कितने हो जाएंगे? तो आप चेक कर लो जेड की वैल्यू, जो जेड का मान होगा उसका दुगना मान टेट्राहेड्रल, तो बीसीसी के लिए जेड का मान 2 बोलते हो। हाँ, तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड आपके पास 4 हो जाएगा और ऑक्टाहेड्रल कितना हो जाएगा? तो सेम वही रहेगा, 2 ही रहेगा। ऑक्टाहेड्रल जेड के ही बराबर होता है, एन के ही इक्वल रह जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग किसी पोजीशन मालूम कर सकते हैं टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड कितना है। अब देखो एक नया टर्म स्टार्ट होता है जिसका नाम रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो क्या होता है? तो पहले तो याद रखना कि इसको यूज करते हैं सिर्फ आयनिक कंपाउंड के लिए। दूसरी बात, रेडियस रेशियो जो होता है रेडियस ऑफ कैटायन बटे रेडियस ऑफ एनायन को कहा जाता है रेडियस रेशियो। और इसमें कहा जाता है कि अगर रेडियस ऑफ कैटायन अगर ज्यादा होगा रेडियस ऑफ एनायन से, मतलब कैटायन का रेडियस अगर एनायन के रेडियस से ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है रेडियस रेशियो का वैल्यू ज्यादा होगा, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा है। तो अगर ज्यादा होगा रेडियस रेशियो तो स्टेबल भी याद रखना आयनिक कंपाउंड बहुत ज्यादा होगा। अगर आयनिक कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा तो उसकी कहा जाता है कि मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी सब ज्यादा हाई हो जाएगी। फिर रेडियस रेशियो इज हाई, दैट इज नंबर ऑफ कैटायन इज मोर देन कोऑर्डिनेशन। कह रहा है कि अगर आपके पास रेडियस रेशियो की वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब है नंबर ऑफ कैटायन ज्यादा है, क्योंकि रेडियस ऑफ कैटायन ज्यादा है। अगर रेडियस ऑफ कैटायन ज्यादा है तो इसका मतलब है कि रेडियस ऑफ जो एनायन को सराउंड किया होगा तो वो ज्यादा अमाउंट में सराउंड है, इसका मतलब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा। अगर कैटायंस कम में अगर बोले कि रेडियस इसका ज्यादा है, इसका मतलब बड़ा रेडियस है। अगर R प्लस का अगर रेडियस अगर सपोज की बड़ा है तो ज्यादा अपने अपने अराउंड ज्यादा वो नेगेटिव आयन को सराउंड करेगा। अगर ज्यादा नेगेटिव अराउंड को सराउंड करेगा तो जाहिर सी बात है उसके कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाएंगे, ज्यादा नंबर पे अराउंड करेगा तो ये रेडियस रेशियो के बारे में हो गया। रेडियस रेशियो से हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें पता करते हैं। इनको इसके अंदर क्या क्या फाइंड करते हैं। सबसे पहले दो वो इंपॉर्टेंट बात बताई गई, इसको याद रखना है। कैटायन एनायन assumed to be spherical in shape and must be touching each other। कह रहा है कि आपके पास जब भी आप रेडियस रेशियो कैलकुलेट करें तो अगर वो स्टेबल होगा तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। रेडियस ऑफ कैटायन और एनायन एक तो स्फेरिकल शेप के होते हैं, दूसरी बात ये आपस में टच करने चाहिए। एनायन जनरली विल नॉट टचिंग टू, कह रहा है कि एनायन एनायन आपस में टच ना करे। जैसे मान लो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ एनायन और इसके जस्ट बगल में एक और एनायन रखोगे तो ये तो आपस में निगेटिव निगेटिव एक दूसरे से रिपेल करने लगेगा, तो ये दोनों आपस में नजदीक नहीं होने चाहिए। कैटायन एनायन तो नजदीक होना चाहिए लेकिन एनायन एनायन कह रहा है कि आपस में नजदीक ना हो, थोड़ा सा डिस्टेंस पर है। और कैटायन मस्ट बी सराउंडेड नंबर ऑफ एनायंस, और एक कैटायन जितने ज्यादा नंबर ऑफ एनायन को सराउंड करेगा उसकी एसिडिटी और ज्यादा हाई होगी। तो रेडियस रेशियो को देखो कैलकुलेट कैसे करेंगे हम लोग। अगर हमें रेडियस रेशियो को कैलकुलेट करना है तो हम लोग अलग अलग तरीके से वॉइड को जनरेट करते हैं। जैसे यहाँ देखो, मुझे अगर ट्रायंगुलर वॉइड के लिए रेडियस रेशियो को कैलकुलेट करना है, ट्रायंगुलर वॉइड को बताया था कैसे जनरेट करते हैं। आपके पास 3 एटम्स होंगे इस तरीके से, नीचे कुछ खाली होगा, तो वहां पर सपोज कि मेरे पास वॉइड में रेडियस रेशियो का मतलब क्या हुआ, रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन। रेडियस ऑफ कैटायन कहाँ से आएगा, तो हम मान लेते हैं कि फिलहाल ये जो वॉइड है तो वहां पर रेडियस ऑफ कैटायंस है, और ये जो आपके बड़े बड़े जो दिख रहे हैं एटम्स वो रेडियस ऑफ एनायन है। तो इसको क्या कर दो कि ज्वाइन कर देना आपस में, और ये जो आपके पास ट्राइंगल बनेगा ये ट्राइंगल इक्विलेटरल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो आपके पास तीनों एनायन ही है, सेम ही एनायन है, तो यहाँ से डिस्टेंस वही होगा, ये दोनों का डिस्टेंस फिर से सेम, तीनों साइड सेम हो गया, ट्राइंगल इक्विलेटरल हो गया। और आप इस वॉइड से इसको अगर सेंटर से मिला दोगे तो इसका अगर रेडियस को कैटायन को प्लस आर मान लेना, छोटा आर मान लो, और इसका रेडियस को यहाँ से यहाँ तक स्फीयर के रेडियस को बड़ा आर मान लो। तो इसी तरीके से कैलकुलेट करोगे तो निकल के आ जाएगा। हम यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिए सब। रेडियस ऑफ कैटायन रेडियस ऑफ आपके पास रेशियो आता है 0.155 आ जाएगा। ये किसके लिए, एक ट्रायंगुलर वॉइड जनरेट होगा तब होगा। लेकिन सपोज कि आपके पास ट्रायंगुलर नहीं, अगर मान के चलो कि अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड जनरेट हो रहा है, ऑक्टाहेड्रल के याद रखना कि जो रेडियस रेशियो होता है वो 0.414 होता है। और अगर आपके पास टेट्राहेड्रल वॉइड है तो टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए आपके पास ये जो रेडियस रेशियो होता है वो 0.225 होता है। तो यहाँ पर एक जगह हम सबके वैल्यू को लिख दिए किसका कितना कितना आता है। रेडियस रेशियो, कोऑर्डिनेशन नंबर, स्ट्रक्चर अरेंजमेंट, इसमें बताया कि कितने तरह के उसके स्ट्रक्चर के एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास अगर हम लोग रेडियस रेशियो कैलकुलेट किए तो रेडियस रेशियो कैलकुलेट किया और उसका जो वैल्यू है 0.155 और 0.225 के अगर बीच में रह गया तो हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्ट उसके लिए बोल सकते हैं उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 3, मैक्सिमम 3 एटम को टच कर रहा होगा, क्योंकि उसके लिए तुरंत जस्ट पहले कैलकुलेट किए भी हम। और उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, प्लेनर, क्योंकि आपको बताया था कि 3 ट्रायंगुलर होंगे तो एक प्लेन में आ जाएंगे। एग्जांपल्स में आपको ये दिया गया हुआ है 0.225 0.14 अगर इसके बीच में अगर आपका रेडियस रेशियो कैलकुलेट होता है तो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मतलब वो जो आपके पास कैटायंस होगा मैक्सिमम 4 तरह के एटम को आपस में सराउंडिंग किए होंगे, उस तरह के कहा जाता है कि उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड भी आपके पास बन सकता है। और उसके एग्जांपल आपके पास जेडएनएस हो सकते हैं।
और भी एग्जांपल यहाँ पर दिए हुए हैं स्ट्रक्चर टाइप्स। तो इस तरीके से आपके पास ये सब कुछ लिखा हुआ है। अगर आपके पास 1 और इसके बीच में तो ये बॉडी सेंटर्ड टाइप के होंगे। तो डायरेक्टली कभी कभी क्वेश्चन दे दिया जाता है कि इसके पीछे मेरे रेडियस रेशियो है, तो वो किस तरह के स्ट्रक्चर को, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, इसका स्ट्रक्चर अरेंजमेंट क्या हो गया। तो केवल वैल्यू डायरेक्ट याद रखो, एक्सप्रेशन की जरूरत नहीं है, एक्सप्रेशन करने के लिए कोई पूछेगा नहीं। देखो अब यहाँ पे एक नया चीज है, ये इंपॉर्टेंट सब यहाँ पे होता है। हम लोग को कुछ एप्लीकेशन पढ़ना होता है सॉलिड स्टेट के अंदर, कुछ एप्लीकेशन है, क्योंकि बाकी सबका स्ट्रक्चर तो नहीं पढ़ सकते हैं, बाकी सब कुछ स्ट्रक्चर उसी के ऊपर डील करते हैं। एक आपके पास होता है, हम लोग अब आयनिक सॉलिड के ऊपर बात करेंगे सिर्फ यहाँ पे। और आयनिक सॉलिड के अंदर दो क्या तीन तरीके के स्ट्रक्चर जनरेट होंगे। एक आपके पास होता है AB टाइप्स, एक आपके पास होते हैं AB2 टाइप्स, और एक होता है A2B टाइप्स। अगर AB टाइप्स है तो उसमें क्या होता है कि रेडियस ऑफ कैटायन और एनायन दोनों का रेडियस रेशियो सेम होता है। अगर AB2 टाइप्स है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कैटायन A होगा, एनायन आपके पास 2 दिख रहा होगा, कैटायन 2 दिख रहा है, एनायन 1 दिख रहा होगा, इसका रेशियो अलग अलग होगा। इसके एग्जांपल में स्टडी करने के लिए हम लोग 3 चीज लेते हैं, NaCl, सेजियम क्लोराइड, ZnS। मैक्सिमम क्वेश्चन यही सब दिया जाता है क्योंकि इसी सब को बुक में कवर किया जाता है। और अगर आपके पास AB2 होंगे तो उसको फ्लोराइड स्ट्रक्चर कहा जाता है CF2। अगर आपके पास A2B टाइप्स होंगे तो उसको एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर यानी कि Na2 कहा जाता है। और सबके बारे में हमको यहाँ पे डिटेल पढ़ना होता है। अगर हम पूछे NaCl के अंदर NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, मतलब एक Na को कितने Cl ने सराउंड किया है, एक Cl को कितने Na ने सराउंड किया हुआ है। और हम पूछे कि बताओ कि NaCl का स्ट्रक्चर किस तरह के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, क्या वो FCC जैसा दिखता है या BCC जैसा दिखता है, किस टाइप के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। अगर वो FCC है तो Na प्लस वहां पर कहाँ प्रेजेंट है, उसके अंदर कहाँ वॉइड है। ये सब सारे क्वेश्चन उससे जनरेट किया जाता है। तो अलग अलग चीजों को हम बात करेंगे तुरंत। अगर सपोज कि मेरे पास AB टाइप आयनिक क्रिस्टल है, मतलब NaCl है, NaCl में चेक किया जाए तो कैटायन Na प्लस है, एनायन Cl माइनस है। हमेशा बात याद रखो कि कैटायंस जो आपके पास है Na प्लस वो वॉइड में जाएंगे, क्योंकि कैटायन की साइज जनरली छोटी हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर तक नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज आएगा और पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया जाता है, तो और उसके पास साइज कम हो जाती है। तो कैटायन आपके पास जनरली वॉइड में जाती है, जनरली बोल रहे हैं हर जगह, मत उसको जोड़ दीजिएगा। और एनायन आपके पास पैकिंग बनाती है। पैकिंग का मतलब क्या होता है, पैकिंग जैसे कि आपको हम बता रहे थे, मान लो कि आपको एक पैकिंग चीज करना, कोई भी चीज मान लो एटम का पैक करना है, तो पैक करोगे तो आपके पास कुछ चीजें क्रिस्टल पर होती हैं, कुछ चीजें लैटिस पर होती हैं, अब कुछ चीजें क्या होंगी बीच में चली जाएंगी। जैसे आप पैक कीजिएगा एक डब्बे के अंदर, आपको दे दिया जाए बड़े बड़े पोटैटो दे दिए जाए, आलू दे दिए जाए, और उसके साथ साथ एक छोटा सा रेजिन यानी किशमिश जो होता है वो दे दिया जाए, उसको पैक करोगे तो क्या होगा, वो जो रेजिन होगा उसके बीच में ही जाएगा, इधर थोड़ी ना लैटिस पर आ जाएगा। तो ये जो लैटिस पर आते हैं उसको बोलते हैं वो पैकिंग में चले गए। और में कौन जाएगा, जिसकी साइज छोटी होती है। तो पैकिंग कौन करेंगे यहाँ पर, तो पैकिंग यहाँ पर बनाएंगे Cl माइनस। Cl माइनस मेन सेंटर पे आएंगे, कहा जाए तो कॉर्नर पर आएंगे, जहां पर आना होगा FCC पर आएंगे, मतलब अगर फेस सेंटर हो सकता है, बॉडी सेंटर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। लेकिन आपके पास जो कैटायंस होते हैं वो जनरली वॉइड में जाएंगे, क्योंकि साइज में काफी छोटे हैं तो वॉइड में जाना चले जाते वो हैं। तो हम लोग यहाँ पे चीज को बता दिए कि जो आपके पास जो NaCl का जो ऐसा सब कुछ जो बता रहा है वो एक्सपेरिमेंटली किया हुआ है। NaCl का जो स्ट्रक्चर चेक किया गया तो एक्सपेरिमेंटली मेजर किया कि वो FCC होता है स्ट्रक्चर। याद रखिएगा ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि NaCl किस तरह का स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, तो वो FCC टाइप्स लैटिस होता है। अगर वो FCC टाइप्स अगर लैटिस है तो Cl माइनस पैकिंग बना रहा है, मतलब Cl मेन रोल निभा रहा है, वॉइड में जा रहा है Na प्लस, Cl मेन रोल पे जा रहा है। तो Cl कहाँ कहाँ जाएगा, तो FCC के स्ट्रक्चर में कॉर्नर पे सारे आपके पास Cl पहुंच जाएंगे, और कहाँ जाएंगे, फेस पर भी जाएंगे, क्योंकि वॉइड जहां जनरेट नहीं है वहां पर सब जाएंगे ये। यानी Cl माइनस कहाँ कहाँ होंगे, फेस पर बोलोगे, कॉर्नर पे बोलोगे। तो आपसे पूछेंगे कि बताओ कि इस यूनिट सेल के अंदर Cl का कंट्रीब्यूशन कितना है, Cl माइनस कहाँ कहाँ है, टोटल कितने एटम्स है Cl के, तो वही आएगा ना, 4 ही आएगा। अब बात करते हैं Na प्लस टोटल कितने होंगे हमारे पास। Na प्लस आपके पास क्या है, वॉइड में जा रहे हैं। अब हमको चेक करना है कि FCC के अंदर टोटल वॉइड्स कितने बनते हैं। तो आपके पास पहले चेक करो एक मिनट, Na प्लस जो होंगे वो कितने यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। तो हम लोग जान रहे हैं कि FCC के अंदर जो हम वॉइड चेक करते हैं तो आपके पास एक तो एज पर होंगे, यानी जो Na प्लस जो आयन प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है Na जो एग्जिस्ट होता है इन ऑक्टाएडल वॉइड में चला जाता है FCC के अंदर। यानी कि आपको यहाँ पर Na प्लस जहां पर भी जाएंगे, क्योंकि साइज इतना भी छोटा नहीं कि टेट्राएडल में जाता है, वो आपके पास Na प्लस ऑक्टाएडल में जाता है। ये सब एक्सपेरिमेंटल बात बता रहे हैं हम। तो इसका मतलब ऑक्टाएडल वॉइड में जाएगा ये। और ऑक्टाएडल वॉइड आपके पास कहाँ कहाँ जनरेट हो जाएगा यहाँ पे, तो हमें पता है कि FCC के अंदर ऑक्टाएडल कहाँ कहाँ आएगा, एज पर, और आपको एक बताए थे हम बॉडी सेंटर के अंदर आएगा।
तो एज सेंटर बॉडी सेंटर को लेके ऐड करोगे तो टोटल मिला के 4 ही आएगा। पीछे बताते 4 कैसे कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि जो एज पर प्रेजेंट होगा वो सारा इसके अंदर कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो इसका मतलब है कि Na प्लस चेक करोगे पर यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में Na प्लस का कंट्रीब्यूशन क्या है। तो टोटल आप एज लिखिएगा 12, 1/4 लिखोगे, बॉडी के अंदर होगा, ये टोटल आपके पास 4 हो जाएंगे। यानी Na प्लस का कंट्रीब्यूशन है 4, Cl माइनस टोटल एटम का कंट्रीब्यूशन है 4। तो आपसे पूछा जाए बताओ कि NaCl पर यूनिट सेल, यानी कि एक यूनिट सेल अगर हम ले लें तो उसके अंदर NaCl कुल कितने मिलेंगे, 4 ये होंगे, 4 ये होंगे, यानी कि जाहिर सी बात है NaCl बात कर रहे हैं तो 4 ही मिलेंगे। अब कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करना है कि Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो Na प्लस कहाँ प्रेजेंट है, एज पे प्रेजेंट है, और उस एज को, वो एज क्या है, ऑक्टेडल है। तो ऑक्टेडल तो जाहिर सी बात है वो 6 एटम को सराउंड कर रहा होगा, तो इसलिए यहाँ पर Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास 6 आएगा। अगर बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ कि Cl माइनस का कितना होगा, तो अगर Cl माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग चेक करें तो वो भी क्या आपके पास होता है, वो भी चारों तरफ से अगर चेक किया जाए सराउंडिंग एटम आपके पास जो फेस पे प्रेजेंट होंगे वो टोटल क्या है, 4 तो अपने ही अगल बगल से वो जुड़े होंगे, और एक ऊपर होंगे और एक उसके नीचे भी होंगे। तो टोटल यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर Cl माइनस का भी 6 होता है और कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास Na प्लस का भी 6 होता है। याद रखना कि अगर NaCl का स्ट्रक्चर आपके पास है तो पर यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में टोटल 4 ही एटम्स पाए जाते हैं Na और Cl के, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इसका होता है। और ऐसे का एग्जांपल अगर देखा तो एग्जांपल में कहा जाता है NaCl, LiCl, ये सब एग्जांपल, ज्यादातर ये अल्कली मेटल्स के जो भी आपके पास हैलाइड होते हैं वो इसी के अंदर आते हैं, यानी वो AB टाइप स्ट्रक्चर शो करता है। जो भी AB टाइप स्ट्रक्चर शो करेगा वो FCC लैटिस बनाएगा, और FCC लैटिस के अंदर क्या होगा आपके पास, जो मेन पैकिंग होगा वो Cl माइनस का होगा, वाइड के अंदर वही जाएगा आपके पास जो कैटायंस होगा, वो कैटायंस ऑक्टेडल वाइड में जाएगा। अब देखो नेक्स्ट आपके पास CCl टाइप्स होते हैं, एक मिनट जाओ, CCl अगर अब मेरे पास CCl टाइप से अगर स्ट्रक्चर है तो उसमें कौन क्लोज पैकिंग करेगा। तो पहली बात क्या देखना है कि CCl जो आपके पास टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं, CS को देखोगे Cl को देखोगे तो CS का एटॉमिक नंबर सेजियम में 55 पहुंच जाता है, Cl माइनस तो वो भी बड़ा ही साइज है, क्लोरीन 17 है। तो लगभग कहा जाता है जब साइज फैक्टर के ऊपर बात करते हैं तो लगभग दोनों की साइज क्या होती है, कंपेरेबल होती है। साइज छोटा होगा तो बोलते हैं वॉइड में जाएगा, साइज उतनी भी छोटी नहीं है इसलिए। तो सबसे पहले इन CSCl स्ट्रक्चर आयन फॉर्म BCC लैटिस, सबसे पहले तो ध्यान रखो कि जो लैटिस बनेगा यहाँ पर BCC बनेगा, CSCl FCC नहीं बनाता है, BCC इस लैटिस को शो करता है। और CS ऑक्युपाइज द क्यूबिक वॉइड, क्यूबिक वॉइड के अंदर यानी सारे जहां एक जगह मिलेंगे, यानी कि अगर हम कहा जाए कि ऊपर से 4 क्यूब को मिला, सॉरी ऊपर से आपको 4 स्फीयर जो 4 एटम दिख रहे हैं ऊपर से, और नीचे से जो 4 एटम दिख रहे हैं उसको मिलाओ, वो टोटल आपस में जब मिलेंगे तो बीच में जो वॉइड जनरेट होगा वो वॉइड आपके पास कितने होंगे, वो वॉइड टोटल 8 एटम को सराउंड कर रहे होंगे। तो वहां जो वॉइड जनरेट होगा वो आपके पास क्या होंगे, वो BCC के होंगे। तो पहले तो याद रखना पड़ेगा CSCl BCC लैटिस बनाता है, जिसमें CS ऑक्युपाई क्या करता है, क्यूबिक वॉइड को ऑक्युपाइज करता है, और Cl जो होता है वो मेन पैकिंग में जाता है। तो Cl पैकिंग में जाएगा तो बॉडी सेंटर के अंदर हमको चेक करना है, जो मेरे पास बॉडी सेंटर होता है उसके अंदर Cl माइनस कहाँ कहाँ जाएगा, सब कॉर्नर पे चला जाएगा, क्योंकि बॉडी के अंदर तो आपके पास CS प्रेजेंट है। तो कॉर्नर पे जाएंगे तो टोटल आपके पास 8 कॉर्नर है, और कंट्रीब्यूशन चेक करोगे तो 1/8 है, मतलब 1 एटम्स आपके CS के यूज हो रहे हैं। Cl में अगर CS प्लस सॉरी Cl के 1 एटम यूज हो रहे हैं, अगर हमको CS प्लस को अगर चेक करना है तो CS प्लस के अंदर वो तो बॉडी सेंटर में गया, तो बॉडी सेंटर में गया तो वो तो एक ही जाएगा, तो वहां पर जो CS के एटम होंगे वो भी 1 होंगे। यानी CSCl चेक करें पर यूनिट सेल कितना आता है, तो एक यूनिट सेल में CS और Cl के सिर्फ एक ही एटम्स प्रेजेंट होंगे बस। कोऑर्डिनेशन नंबर आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, जो CS आपके पास होता है वो क्या होगा, तो CS बीच में है, यानी कि बॉडी के सेंटर में है, तो ऊपर से टच मतलब कॉर्नर से चारों ऊपर से टच कर ही रहा है, उसके नीचे वाले कॉर्नर से भी चारों टच कर रहा है, मतलब वहां टोटल 8 आपके पास हो जाएंगे। और Cl माइनस कॉर्नर पे है, तो कॉर्नर पे है तो जाहिर सी बात है बताएं, एक कॉर्नर वो 8 घर में सराउंडिंग होता है, एक घर में मतलब डिस्ट्रीब्यूट होता है 8 घरों में, इसलिए इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा 8, और दोनों का आपके पास रेशियो सेम हो जाएगा। और इसके अंदर देखो एग्जांपल्स में क्या क्या आपके पास है, इसके अंदर एग्जांपल में CSBr है, CSI है, TiBr है, थैलियम टेराइड भी, तो थैलियम ब्रोमाइड भी है, थैलियम आयोडाइड भी होता है। और इसमें एक थोड़ा नोट भी लिखे हुए हैं कि अगर मान लो टेम्परेचर को अगर हम ज्यादा इंक्रीज करते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 से 6 में पहुंच जाता है, मतलब BCC लैटिस FCC लैटिस भी चेंज हो जाता है अपने आप। तो याद रखना कि जो CSCl के अंदर है टेम्परेचर बढ़ाने पर, यानी कि अप्रोक्स 900 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के आसपास ये आपके पास BCC लैटिस कन्वर्ट हो जाता है FCC लैटिस के अंदर भी।
तो ये CaCl के बारे में हम लोग देख लिए कौन कौन स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, कितने यूनिट पर यूनिट सेल होते हैं, एग्जाम्पल कौन कौन इसके ले सकते हैं। अब देखो एक और इसके अंदर आपके पास है जिंक सल्फाइड का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। अगर हमारे पास जेडेनएस है क्रिस्टल, तो जेडेनएस तो सबसे पहले बता दिए कि FCC लैटिस बनाता है। ये सब जो हम लिख रहे हैं ये सब डायरेक्टली है, सब एक्सपेरिमेंट कर करके आपके बुक में लिखा हुआ है। ये एक्सपेरिमेंट कैसे कैसे हुआ है सब चीज के बारे में आप लोग MSc करेंगे इसके अंदर, तो आपको ये सब चीज डिटेल समझ में आएगा कैसे हम लोग इसके ऊपर बात किए हैं। तो ये जेडेनएस आपके पास है, FCC लैटिस बनाता है, सबसे फर्स्ट बात। दूसरी बात यहाँ पर कहा जा रहा है इसके अंदर जो H2 माइनस है, ठीक है, वो कहाँ जाएगा, वो मेन पैकिंग में जाएगा, फेस सेंटर की मेन पैकिंग में जाएगा। यानी Hc2 जो आपके पास सल्फाइड आयन है वो कॉर्नर पर जाएगा और फेस सेंटर पे जाएगा। तो पर यूनिट सेल चेक करेंगे तो वही बात है 4 आएगा। Zn2 प्लस कहाँ जाता है, तो Zn2 प्लस चेक किया गया एक्सपेरिमेंटली कि अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड पर जाता है। याद रखना अल्टरनेट बताया गया, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड मेरे पास FCC लैटिस है, और FCC लैटिस के अंदर क्या होता है, जो मेरे पास टेट्राहेड्रल वॉइड होता है वो टोटल आपके पास क्या होता है 8 आता है बॉडी डायगोनल्स पे। एक बॉडी डायगोनल्स पे होता है 2 होता है। तो क्वेश्चन में तो आपके पास ये बोला ना कि जो Zn+2 को जो ऑब्जर्व किया गया वो अल्टरनेट है, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड पे, मतलब एक पर अगर बन रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड तो दूसरे पे नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब है कि टोटल 8 बनते हैं, जिसमें से आपको 4 तो निकल जाएगा क्योंकि ये 2 अल्टरनेट की वजह से निकल जाएगा। यानी कि टोटल कहा जाए Zn2 प्लस का नंबर चेक करें तो टोटल आपके पास 4 ही आएंगे। तो Zns पर यूनिट सेल को अगर हम चेक करें तो आपके पास सल्फाइड की 4 एटम्स मिले, Zn2 प्लस के 4 एटम आपके मिले। तो पर यूनिट सेल चेक करेंगे तो आपके पास 4 एटम्स है। यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर बात करें Zn2 प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो टेट्राहेड्रल चूंकि वॉइड में जा रहा है तो जाहिर सी बात है वो 4 ही होगा। तो दोनों तरीके से निकालें। इसमें देखो कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, CuCl है, CuBr है, CuI है, आपके पास है AgI है, ये सब Zns के अंदर है। तो Zns को याद रखना पड़ेगा कौन कौन सा लैटिस फॉर्म करता है, उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड जो होता है उसके अंदर कौन कौन से एटम्स जाते हैं और कितने एटम्स होते हैं पर यूनिट सेल, ये सब चीजों को याद रखना होगा इसके अंदर। अब देखो लास्ट हमारे पास धीरे धीरे हम लोग लास्ट में बढ़ रहे हैं। अगर हमारे पास AB2 टाइप्स अगर स्ट्रक्चर है सपोज, तो AB2 टाइप्स स्ट्रक्चर का मतलब वही हुआ CaF2। इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास फ्लोराइड स्ट्रक्चर्स को कहते हैं, और फ्लोराइड स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि जो Ca होता है वो पैकिंग में जाता है इस बार, ठीक है, और ये FCC लैटिस बनाता है। और Ca2 तब कहाँ होगा, अगर पैकिंग में जा रहा है तो कॉर्नर पर होगा, फेस पर होगा। टोटल फिर चेक करेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा। अगर F-Ni के ऊपर बात करें वो कहाँ जाएगा, तो ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड, सभी टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर ये नाइन जाता है आपके पास है। पहली बात की FCC आपके पास है, आपको क्या खोजना है, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो FCC के अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड चेक करते हैं तो बॉडी डायगोनल पे मिलता है, और एक बॉडी डायगोनल पे आपको 2 टेट्राहेड्रल वॉइड मिलते हैं। तो टोटल चेक करोगे तो आपके पास 8 आ जाएंगे। तो इस तरीके से देखो कि पर यूनिट सेल हम पूछे आपसे कि CaF2 पर यूनिट सेल कितना है, तो CaF2 पूछ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि 4 इसके अंदर लिया जा रहा है, और इसके अंदर भी चेक करोगे तो आपके पास हम F2 पूछ रहे हैं। तो F2 का मतलब है कि 2 को आप 1 लेके बना रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा, पर यूनिट सेल मिला के चलो करो तो 4 ही आपके पास आएगा। अब कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करेंगे कितना होगा Ca प्लस का, तो Ca प्लस कहाँ पर है, कॉर्नर पर सराउंड कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वो 8 एटम को सराउंड तो कर ही रहा होगा। और Cn आपके माइनस सॉरी F माइनस आपके पास टेट्राहेड्रल में जा रहा है तो 4 एटम को सराउंड कर रहा होगा। इसलिए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और 4 के रिस्पेक्ट में आता है, यानी कि डबल दिखाई देता है AB2 टाइप्स। और एक और लास्ट इसमें इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी जानना है, बस उसके बाद आपका ये कंप्लीट हो जाएगा सारा स्ट्रक्चर। देखो अगर हमारे पास AB2 टाइप स्ट्रक्चर अगर है, मतलब एंटीफ्लोराइड इसको स्ट्रक्चर कहा जाता है, जिसमें Na2 एग्जांपल है। तो सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे कौन पैकिंग में जाएगा, कौन आपके पास वॉइड में जाएगा। तो कैटायन एनायन का रेशियो होता है 2:1, दिख भी रहा है 2 कैटायन है और 1 एनायन आपके पास है ऑक्सीजन। पैकिंग में कौन जा रहा है, तो पैकिंग में आपके पास ऑक्सीजन जाता है। FCC पैकिंग है तो ऑक्सीजन कहाँ का प्रेजेंट होगा, कॉर्नर पर होगा, फेस पर होगा। टोटल आपके पास 4 एटम होंगे पर यूनिट सेल। और जो कैटायंस होते हैं वो टेट्राहेड्रल वॉइड में जाते हैं। तो टेट्राहेड्रल वॉइड FCC के अंदर देखा जाए तो टोटल 8 होते हैं। तो इसलिए टेट्राहेड्रल वॉइड यानी Na प्लस का नंबर अगर चेक किया जाए तो टोटल हमारे पास 8 निकल के आएंगे। तो Na प्लस पर यूनिट सेल आपके पास 8 हो गए। अगर आपसे Na2 पूछ रहे हैं, यानी 2 Na और 1 ऑक्सीजन के बारे में पूछ रहे हैं, तो टोटल लेके चलोगे तो 4 ही आएगा उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर। फिर चीज है कोऑर्डिनेशन, अगर ऑक्सीजन का निकालना तो ऑक्सीजन कॉर्नर प्रेजेंट है 8 होगा। टेट्राहेड्रल प्रेजेंट है आपके पास Na प्लस टेट्राहेड्रल के अंदर है तो वो 4 एटम को सराउंड कर रहा होगा, तो ये 8 4 हो जाएगा।
ये जो आपको टाइप्स बताएं, ये सब टाइप्स से क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ लिया जाता है एग्जामिनेशंस में कि NaCl के किस तरह के स्ट्रक्चर है, किस तरह का लैटिस होकर है, कौन एनायन, कौन पैकिंग बना रहा है, कौन पैकिंग के अंदर जा रहा है, कौन कितने वॉइड वहां जनरेट हो रहे हैं, उस वॉइड में क्या प्रेजेंट है, ये सबको ध्यान में रखना होगा बस। अब देखो ये लास्ट टॉपिक यहाँ से होता है, इसके बाद आपको सारा कंप्लीट हो जाता है। जैसे डिफेक्ट मालूम करना है, हमने तो मान लो सॉलिड के स्ट्रक्चर देख लिया, सॉलिड के टाइप्स देख लिया, कितने कितने सॉलिड होते हैं, क्या उसका रेशियो होता है, किस तरह से रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर डिफेक्ट या फिर इसको बोलते हैं इम्परफेक्शन इन सॉलिड। सॉलिड के अंदर डिफेक्ट कब आता है? तो देखो सॉलिड के अंदर भी डिफेक्ट क्रिएट होता है। कहते हैं कि ए टाइप ऑफ इरेगुलरिटी इन अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर कॉल्ड डिफेक्ट और इम्परफेक्शन। अगर हमने मान लो कि क्या कर दिया कि कुछ एटम्स को ऐसे तो कहा जाए कि रेगुलर वे में अरेंज कर दिए और हम क्या किए कि बीच के एटम को गायब कर दिए लिखते लिखते, तो इस तरीके की कंडीशन में आपके पास कोई भी एक एटम्स अगर गायब भी हो जाए तो कहेंगे कि आपने क्या कर दिया कि एक सॉलिड के स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ डिफेक्ट क्रिएट कर दिया, कुछ ना कुछ डिफेक्शन आ गया। अब ये डिफेक्शन की वजह से सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज बदल जाएगी, पहले कुछ और प्रॉपर्टी रही होगी। अगर उसमें से एक भी एटम अगर बाहर निकल गया या एक भी एटम एक्स्ट्रा अगर उसके अंदर भी आ गया तो यहाँ पर क्या होता है कि इम्परफेक्शन हो जाता है। अब उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है, फिर से ऑर्डर चेंज होगा, अरेंजमेंट चेंज होगा, तो इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। इसलिए हम लोग को इस चीज को स्टडी करना होता है, कितने तरह के डिफेक्ट क्रिएट हो सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ डिफेक्ट के ऊपर बात करेंगे तो इस तरह से कहा जाता है सिर्फ दो ही तरह के डिफेक्ट होते हैं, जिसको कहते हैं फर्स्ट में कहते हैं पॉइंट ऑफ डिफेक्ट, दूसरे में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। सिंस हम लोग को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़े तो सिर्फ पॉइंट ऑफ डिफेक्ट के ऊपर ही बात करते हैं, सॉरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर रहा है ये सॉलिड स्टेट। तो पॉइंट ऑफ डिफेक्ट और इसको हम लोग क्या कहते हैं एटॉमिक डिफेक्ट भी बोलते हैं। तो पॉइंट ऑफ डिफेक्ट आपके पास टोटल 3 तरीके के होते हैं। एक स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, एक होता है इम्प्यूटेड डिफेक्ट। स्टाइक्योमेट्रिक देखो डिफेक्ट क्या होता है, तो स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट कहा जाता है कि टोटल दिखाई पड़ रहा होगा 1 2 3 4 टाइप्स के डिफेक्ट है स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, जिसमें ये दोनों को बोलते हैं नॉन आयोनिक डिफेक्ट, ये दोनों को बोलते हैं आयोनिक डिफेक्ट। और नॉन स्टाइक्योमेट्रिक 2 तरीके के होते हैं, एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो चलो पहले धीरे धीरे सबका इस बारे में स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ डिफेक्ट के ऊपर सबसे पहले स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट स्टार्ट करते हैं। स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर क्या होता है कि आपके पास स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट चेंज नहीं होता है, जैसे कि यहाँ पर इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस गायब हो जाते हैं। मतलब स्टाइक्योमेट्री के अंदर क्या होता है कि जो न्यूट्रलिटी रहती है, इलेक्ट्रिकली जो न्यूट्रलिटी है हमेशा बैलेंस रहती है। देखो इसका मतलब तब समझ में आएगा जब एग्जांपल देखेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट के अंदर क्या होता है, स्टाइक्योमेट्री के अंदर याद रखिएगा आपके पास एटम के आने जाने से आपका फॉर्मूला चेंज नहीं होता है, ये इसका फायदा होता है स्टाइक्योमेट्री के अंदर। और नॉन स्टाइक्योमेट्री के अंदर क्या होता है कि फॉर्मूला ही चेंज हो जाता है। तो जहां पर कंपोजिशन ही चेंज हो जाए, केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है, वो नॉन स्टाइक्योमेट्रिक है। जहां पर सिर्फ क्या बोले जिसके अंदर फॉर्मूला वगैरह चेंज ना हो, जो फॉर्मूला कंपोजिशन पहले वही था अभी वही रहेगा, तो उसको बोलते हैं स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। जिसके अंदर फर्स्ट आता है वैकेंसी डिफेक्ट। अब देखा जाए ऐसा कैसे हो रहा है, तो वैकेंसी डिफेक्ट देखो कैसे किसी को कहते हैं हम लोग। कह रहा है कि व्हेन सम लैटिस साइट इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड आर वैकेंट देन क्रिस्टल इज सेड टू बी सफर फ्रॉम वैकेंसी डिफेक्ट। कह रहा है कि मान लो कि ये आपका लैटिस पॉइंट है, ये सब लैटिस है। लैटिस का मतलब है कि सारे एटम्स को ज्वाइन किया आपस में, सब सेक्टर से हुए हैं। तो ये आपके पास क्या लैटिस साइट है, और लैटिस साइट के अंदर कह रहा है कि कोई भी एटम्स मान लो कि अपने पोजीशन को छोड़ के वो गायब हो जाए। वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी का मतलब क्या, वैकेंसी क्रिएट करना। वैकेंसी कहाँ से क्रिएट होगा, जब एटम्स गायब हो जाएंगे वहां से खुद से। तो एटम्स अपने लैटिस साइड से जब वो गायब हो जाएंगे तो उसको बोलते हैं आपने क्या किया, वैकेंसी को क्रिएट कर दिया। और इस वैकेंसी की वजह से क्या प्रॉब्लम होता है, तो ये जैसे वैकेंसी क्रिएट होगा यहाँ पर डेंसिटी देखिए घट गई। पहले इतने सारे मॉलिक्यूल्स थे तो डेंसिटी इसकी कुछ और थी, एक मॉलिक्यूल्स निकल गए तो डेंसिटी तो जाहिर सी बात है कम हो गई। The defect is found in non-ionic, इसलिए इसको कहते हैं कि नॉन आयनिक क्रिस्टल। ज्यादातर के देखोगे इसके अंदर नॉन आयनिक का मतलब है जो एनायन के फॉर्म में नहीं दिखाई पड़ते क्रिस्टल, उसके अंदर ज्यादातर वैकेंसी डिफेक्ट पाई जाती है। वैकेंसी डिफेक्ट में क्या है, एक एटम्स अपने पोजीशन से गायब हो जाएगा, अपने लैटिस पॉइंट से गायब हो जाएगा पूरी तरीके से। अब देखो दूसरा होता है आपके पास इंटरस्टियल डिफेक्ट। तो इंटरस्टियल डिफेक्ट क्या आपके पास होता है, तो इसमें कह रहा है कि सम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स in a particular solid occupy interstitial site, then the defect is interstitial defect or density of the crystal increases due to this defect। कह रहा है कि इसमें से आपके पास यहाँ पर कोई भी जो एटम्स होंगे, जैसे कि यहाँ पर सारे लैटिस पॉइंट पर अलग अलग एटम्स है, यहाँ पर क्या होता है कि एटम्स जो होते हैं वो कहीं और से आके ये इंटरस्टियल साइड, इंटरस्टियल का मतलब होता है वॉइड, ये वॉइड में जाकर बढ़ जाते हैं। तो वॉइड में जाकर अगर मान लो बाहर से कोई एटम है इसके वॉइड में जाके अगर बैठ गए
तो जाहिर सी बात है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बन के बैठा होगा, इसलिए दोनों के फॉर्मूला में कोई कंपोजिशन में कोई चेंजिंग आएगा नहीं, रेशियो अभी भी सेम ही रहेगा। तो अगर यहाँ पर आके बैठ जाएंगे तो पहले से क्या हो गया, पहले डेंसिटी कुछ और थी, अब 2 मॉलिक्यूल्स और आके उसी जगह पर बैठ जाएंगे तो डेंसिटी अब क्या हो जाएगी, पहले से बढ़ जाएगी। तो इंटरस्टिशियल इफेक्ट के अंदर क्या होता है कि आपके पास डेंसिटी बढ़ जाती है। वैकेंसी में क्या होता है कि एटम जब गायब जाते हैं तो वहां पर वैकेंसी क्रिएट होती है, डेंसिटी घटने लगती है। अब इसके अंदर इसी को बेसिक तौर पे हम लोग वो वैकेंसी और इसके बारे में कम पूछा जाता है। शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफेक्ट होता है, इसके ऊपर ज्यादातर क्वेश्चन किया जाता है। देखो शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है, इसमें क्या रहता है कि पहले तो ये आयनिक कंपाउंड के अंदर पाए जाते हैं। दूसरी बात, इसमें इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन क्या होते हैं, अपने पोजीशन को छोड़ के वो वैकेंट हो जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं, अपने पोजीशन को छोड़ के उड़ जाएंगे। इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और इक्वल नंबर ऑफ एनायन, जब इक्वल नंबर ऑफ कैटायन इक्वल नंबर ऑफ एनायन अगर गायब हुए तो जाहिर सी बात है न्यूट्रलिटी पहले भी थी और उतना ही कैटायन एनायन गायब हो गए तभी भी वो न्यूट्रल्स ही है। फायदा क्या पर है कि कैटायन एनायन जब बाहर निकल जाएंगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, अगर डेंसिटी कम हो जाएगी यहाँ पर, और अभी भी ये न्यूट्रलिटी को बैलेंस करके रखेगा, और इस तरह के डिफेक्ट को बोलते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट कहते हैं हम लोग। यानी इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन अपने लैटिस पॉइंट से गायब हो जाएगा, और गायब होने के बाद अभी भी वो न्यूट्रलिटी बनाए कर रखेगा, उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इस तरह के डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट कहते हैं। और इस तरह के डिफेक्ट को शो करने के लिए कंडीशन भी चाहिए होता है। कैसा कंडीशन, तो क्या जा रहा है कि द क्रिस्टल शुड हैव स्ट्रॉन्ग आयनिक कैरेक्टर। अब जो भी इस तरह के कंपाउंड को बनाओगे स्कॉटकी डिफेक्ट शो करने के लिए, आपके पास क्रिस्टल के पास स्ट्रॉन्ग आयनिक कैरेक्टर होनी चाहिए। दूसरी बात, कैटायन और एनायन का साइज लगभग सिमिलर होना चाहिए, तब ये पॉसिबल है। सेकंड थर्ड कंडीशन आपके पास है कि द आयनिक क्रिस्टल शुड हैव हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर भी ज्यादा होना चाहिए, तब ये पॉसिबल है। ये 3 कंडीशन होगा तब जाके शॉर्टकी डिफेक्ट क्रिएट हो सकता है। दूसरी बात, शॉर्टकी डिफेक्ट्स की वजह से क्या कॉन्सिक्वेंस होता है, तो पहली बात तो शॉर्टकी डिफेक्ट से आपके पास डेंसिटी क्या हो जाती है, डेंसिटी कम हो जाती है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी वो तो अभी भी सेम रहती है, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन मिसिंग हुए तो अभी भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो बैलेंस है। इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी क्या होगी, इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी पहले से बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि एटम्स गायब हुए हैं, तब उनके बीच में क्या होगा, स्पेस बढ़ गया होगा, एटम्स फिर आसानी से फिर मूव कर पाएंगे, उसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके। तो होल की वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो होल क्रिएट होता है तो यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ने की वजह से थोड़ा सा फ्री आइटम्स फ्री आयंस मूव कर पाते हैं, इसलिए वहां पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बढ़ जाती है, सॉरी कनेक्टिविटी बढ़ जाती है। इंट्रोपी भी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि रैंडमनेस बढ़ जाएगी। मॉलिक्यूल्स अब जहां पर 10 लोग थे, 2 लोग गायब हो गए, तो वहां पर जगह बढ़ गया, तो मॉलिक्यूल्स आराम से मूव कर रहे होंगे, रैंडमनेस फिर से बढ़ जाएगी वहां पे, तो इंट्रोपी भी बढ़ती है। और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंसी स्टेबिलिटी ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीजेस। अब वैकेंसी आने की वजह से, अब खाली जगह क्रिएट होने की वजह से जो चेक करेंगे उसकी स्टेबिलिटी के ऊपर बात करेंगे, तो वो स्टेबल कम हो जाए, क्योंकि एटम्स कम हो गए, सराउंडिंग ऑफ एटम्स कम हो गए, तो जाहिर सी बात है कि एटम्स कम हो गए तो उसकी स्टेबिलिटी फैक्टर तो घट जाएगी। इस तरीके से देखो हमारे पास एक और टर्म आता है, इसका नाम है फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, तो फ्रैंकल डिफेक्ट में हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर लैटिस पॉइंट से एक एटम्स क्या होगा, एक इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस निकलकर वाइड में चला जाएगा, मतलब इंटरेस्टियल साइड में चला जाएगा। इंटरेस्टियल साइड का मतलब यही चीज हुआ, ये बीच वाला इंटरेस्टियल साइड ही हुआ है यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है ना कि अपना एटम अपने पोजीशन को छोड़ देगा, लैटिस पॉइंट को छोड़ के चला जाएगा इंटरेस्टियल पॉइंट पे। ये जो होगा वो इक्वल नंबर पे होगा, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन अपने पोजीशन को छोड़ के अगर इंटरेस्टियल पॉइंट पर ऑक्युपाई करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि वो डिफेक्ट फ्रैंकल डिफेक्ट होता है। तो फ्रैंकल डिफेक्ट के फिर क्या कॉन्सिक्वेंस है, क्या इससे प्रभाव पड़ेगा हम लोग के ऊपर, तो ध्यान से देखो इसमें चीज में, यहाँ पर डेंसिटी ना घटता ना बढ़ता, वो सेम ही रहता है। क्यों, क्योंकि एटम्स अपने लैटिस पॉइंट से निकल के तो बीच में गए ही है, एटम्स कहाँ कम हुए, एटम तो अभी भी वही है, तो डेंसिटी यहाँ पर सेम रहती है, डेंसिटी नहीं बढ़ती है। न्यूट्रलिटी ये भी सेम है, क्योंकि जितना पॉजिटिव पहले था अभी भी उतना ही है। तो यही इसके अंदर कंडीशन है कि अगर आपके पास फ्रैंकल को चेक करना है कि क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो कह रहा है कि ऐसा कंडीशन आपके पास होने के लिए देयर शुड बी डिफरेंस इन लार्ज, मतलब उसके कैटायन और एनायन के बीच का जो साइज है वो काफी डिफरेंस होना चाहिए। डिफरेंस मतलब एक छोटा होना चाहिए, एक बड़ा होना चाहिए, क्योंकि देखो लैटिस पॉइंट को छोड़ के वैकेंट में जाना है, मतलब बीच वाले स्पेस पे जाना है, तो वैकेंट पे तो काफी छोटा जगह होता है, अगर दोनों का साइज काफी बड़ा है तो अंदर कौन जाएगा फिर। इसलिए ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास दोनों कैटायन एनायन के साइज में काफी डिफरेंस हो। फिर कह रहा है कि द आयनिक क्रिस्टल हैव लो कोऑर्डिनेशन नंबर, और कोऑर्डिनेशन नंबर लो होनी चाहिए, लो होगा तभी आसानी से ब्रेक होकर अंदर जा भी सकता है। देखो इसके अंदर क्या क्या कॉन्सिक्वेंस है, तो इसकी जो कॉन्सिक्वेंस हम लोग चेक करते हैं, इसमें क्या था, डेंसिटी तो सेम रहती है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी सेम रहती है, कंडक्टिविटी पहले से थोड़ी बढ़ जाती है क्योंकि वैकेंट आपके पास खाली हो गया स्पेस, और इंट्रोपी ऑफ द सिस्टम क्या होगी, पहले से इंक्रीज हो जाएंगी। क्यों इंक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि लैटिस पॉइंट पूरी तरीके से खाली होगी, तो एक तरीके से कहा जाए तो रैंडमनेस हल्का बढ़ेगा, क्योंकि
लैटिस पॉइंट पे कोई दूसरा एटम भी आ सकता है, वहां पे मूव कर सकता है एटम्स आसानी से। अब देखो ये स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट मेरा समाप्त हो गया। अब मेरे पास लास्ट में बढ़ रहे हैं नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होगा यहाँ पर। तो नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर क्या होते हैं, जिसमें आपको बताएं कि केमिकल कॉम्पोजिशन भी चेंज हो जाते हैं, सीधे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। इसमें तो ऊपर से कोई फर्क नहीं पड़ा था क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव नंबर सेम ही रह रहा था, बाहर से निकल के फिर अंदर ही चले जा रहे थे या फिर दोनों इक्वल नंबर ऑफ उड़ जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर तो फॉर्मूला भी चेंज हो जाता है, यानी केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगा इसकी वजह से। और ये दो तरीके से होते हैं, एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है और आपके पास एक मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट होता है। अब देखो मेटल एक्सेस डिफेक्ट कैसे क्रिएट होता है। तो मेटल एक्सेस को दिखाने के लिए हम बोले कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट को दिखाना है, तो मेटल एक्सेस कितने तरीके से कर सकते हैं, ये सोचने वाला बात है। मेटल एक्सेस कब हो सकता है, जैसे मान लो मेरे पास 3 कैटायंस है, ऐसे तो खैर होते नहीं है, एन के बगल में Cl होगा, मान के चलो फिलहाल हम ऐसे बता रहे हैं। हमको क्या करना है कि मेटल एक्सेस करना है, तो इसके दो तरीके हैं करने के। या तो आप Cl को हटा दो, तो Cl के कंपैरिजन में Na+ का नंबर ज्यादा हो गया, मेटल एक्सेस हो गया। या फिर क्या कर दो, इसके अंदर कोई नया मेटल्स को ऐड कर दो, मेटल्स के आयन को बढ़ा दो, मेटल एक्सेस अपने आप हो जाएंगे। तो मेटल एक्सेस को करने का दो तरीका है, एनायनिक वैकेंसी क्रिएट कर दीजिए, या फिर इसके अंदर कैटायंस को क्या कर दो, इंटरस्टिशियल पॉइंट पे डाल दो, जो वॉइड है उसके बीच में कैटायन को डाल दो। ये दो तरीके से मेटल एक्सेस डिफेक्ट किए जाते हैं। और इसकी वजह से देखो क्या होता है, इसकी वजह से कंपाउंड कलरफुल हो जाता है काफी। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, इतना बड़ा कोई डिफिनेशन कोई पढ़ने नहीं जाएगा, लेकिन हाँ, ये जब एनायन का जब साइड जब खाली होता है, तो वहां पर जैसे कि मान लो कि मैंने एनायनिक को कम कर दिया कैटायन के कंपैरिजन, तो कैटायन का नंबर बढ़ गया। अगर एनायनिक को आप कम करोगे तो वहां पर जैसे आपके पास जैसे एग्जांपल हो NaCl का एग्जांपल हो, Cl- को मैंने हटा दिया, तो वहां Cl- को अगर मैंने हटा दिया तो वहां पर क्या होता है, मैं एक इलेक्ट्रॉन को भेज देती हूँ। याद रखना, अभी भी आप इलेक्ट्रॉन को हटा सॉरी यहाँ पर अभी भी आप नॉन स्टाइकोमेट्रिक भले ही आप पढ़ रहे होंगे, लेकिन वहां पर अपने अभी भी आपके पास अगर हम चेक करें न्यूट्रलिटी के ऊपर बात करें, तो अभी भी वो न्यूट्रल ही होता है। ऐसा नहीं है कि आप इसके अंदर मेटल एक्सेस कर दोगे या अनएक्सेस कर दोगे तो यहाँ पर न्यूट्रलिटी बैलेंस नहीं होगी। यहाँ पर अभी भी न्यूट्रलिटी को बैलेंस ही किया जाता है, चाहे स्टाइकोमेट्रिक हो चाहे नॉन स्टाइकोमेट्रिक हो, दोनों ही कंडीशन में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हमेशा बैलेंस ही रहती है। तो अगर हम लोग एनायनिक वैकेंसी के ऊपर बात करें, तो एनायनिक वैकेंसी में क्या होता है कि आपने Cl- को तो हटा दिया, लेकिन Cl- की जगह पर वहां पर आपने एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया। तो इलेक्ट्रॉन अगर आपके पास है तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव नेगेटिव अभी भी सेम है, तो बैलेंस रहेंगे। और वो इलेक्ट्रॉन आने की वजह से क्या होता है, आपका कंपाउंड पूरा की पूरा क्या होता है कि कलरफुल हो जाता है। वो उसको एप सेंटर भी बोलते हैं, कलरफुल जनरेट होता है इसलिए क्योंकि आपके पास वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं तो एनर्जी को अब्सॉर्ब करके लोअर से हायर ऑर्बिट में जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं, जब हायर से लोअर में आते हैं तो कुछ ना कुछ रेडिएशन को इमिट करते हैं, जिसकी वजह से वो आपको कलरफुल दिखाई पड़ते हैं। ये सब छोटे क्लास में केमिकल बॉन्डिंग में सीखे रहते हैं कैसे कैसे चीजें होती हैं। तो एनायनिक वैकेंसी की वजह से क्या होता है, एप सेंटर जनरेट होता है। एप सेंटर की वजह से क्या होता है, कंपाउंड्स आपके पास कलरफुल हो जाते हैं। और ये कैसे जनरेट होता है, इसको जनरेट करने के लिए क्या किया जाता है कि आपके पास Cl- को ट्रैप किया जाता है, उस जगह पे इलेक्ट्रॉन को पुट किया जाता है। इस तरीके से एनायनिक वैकेंसी को क्रिएट किया जाता है। और अगर हम लोग बात करें इसमें इसके अंदर इसकी क्या क्या कॉन्सिक्वेंस होती है, तो पहली बात कि आपने Cl- पे इलेक्ट्रॉन को पुट कर दिया, इलेक्ट्रॉन फ्री होने लगा, तो इसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन वहां पर सिंगल आपने भर दिया तो उसकी पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होगी। और डेंसिटी क्या होगा, तो डेंसिटी तो वहां पर आपके पास एटम्स तो निकल गए, तो डेंसिटी तो डिक्रीज हो जाएगी वहां पे। तो पहला कंडीशन क्या किया हम लोग, एनायन को कम कर दिए। दूसरा कंडीशन देखो क्या करेंगे, दूसरे कंडीशन में कहा जाता है कि बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन द इंटरस्टिशियल साइड। आप कैटायन के अंदर क्या कर दो, सॉरी आपको बताएं कि आप एक्स्ट्रा कैटायंस भी लेके अगर इसके अंदर डाल दोगे तब भी ये पॉसिबल है, तभी हम ये काम कर सकते हैं। यहाँ पर देखो एक्स्ट्रा कैटायंस और उसका इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए पुट किया गया, तो एक्स्ट्रा कैटायन भी डालेंगे तभी मेटल एक्सेस का केसेस बढ़ सकता है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग, इम्परफेक्शन स्टार्ट करते हैं किसी भी सॉलिड्स के अंदर, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। जिस तरीके से मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो रहा है, इसी तरीके से मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट भी हो सकता है। उसके अंदर क्या करते हैं, मेटल्स को कम कर देते हैं, मेटल्स को कम कर देंगे या फिर एनायन के नंबर को बढ़ा देंगे, ये भी दो तरीके से वर्क किया जाता है। तो ये आपका दो तरीके का वर्क है। ये उल्टा फुल्टा क्यों आ गया है। और हाँ, इसमें एक चीज और आता है, हम लोग ने डिफेक्ट जो हम लोग देखे हैं, एक पॉइंट डिफेक्ट वगैरह देख रहे थे, इसमें स्टाइकोमेट्रिक आपके पास है, नॉन स्टाइकोमेट्रिक है, और एक होता है इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। आओ थोड़ा सा इसके ऊपर बात करते हैं, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा ये। देखो इम्प्यूरिटी डिफेक्ट क्या होता है,
इम्प्योरिटी डिफेक्ट का मतलब होता है कि डॉपिंग। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, डॉपिंग करते हैं। डॉपिंग का मतलब क्या होता है कि एक एटम को उसको रिप्लेस करके उसकी जगह पर कोई दूसरा एटम पुट करने जा रहे हैं, उसको हम लोग डॉपिंग प्रोसेस कहते हैं। डॉपिंग प्रोसेस में देखो होता क्या है, किस तरीके से ये वर्क किया जाता है। अगर हम लोग कहें कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट के ऊपर बात करें तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट आपके पास दो तरीके का होता है। एक को बोलते हैं पी टाइप, पी टाइप इसको सेमीकंडक्टर कहा जाता है, एक में कहते हैं एन टाइप कहा जाता है। ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट दो तरीके से आता है, पी टाइप के सेमीकंडक्टर के अंदर किया जाता है और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर किया जाता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर का देखो मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग सिलिकॉन या जर्मेनियम आप लोग ले लो, मान लो मैंने सिलिकॉन ले लिया, तो सिलिकॉन के एटम्स किस तरीके से अरेंज होंगे, यहाँ पर देखो कैटायनिक वैकेंसी नहीं, यहाँ पर रुको, थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे इस चीज को। यहाँ पर आपके पास क्या सिलिकॉन के एटम्स दिख रहे होंगे, और हमने क्या किया, सिलिकॉन के एटम्स को, एक एटम्स को वहां से क्या किया, ट्रैप कर लिया, और उसके जगह पर मैंने कोई ऐसे एटम्स को डाल दिया जिसकी वैलेंसी क्या थी, जिसकी वैलेंसी सिलिकॉन की वैलेंसी 4 होती है, और ऐसे वैलेंसी को मैंने पुट कर दिया। और सिलिकॉन 14 ग्रुप का एलिमेंट है, मैंने उस 14 ग्रुप को निकाल के उसके बदले में 13 ग्रुप के एलिमेंट को डाल दिया। तो आप 14 को निकाल के 13 ग्रुप वाले एलिमेंट को डाल दोगे, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपने अगर 13 ग्रुप को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, मान लो कि जैसे कि इंडियम मैंने पुट कर दिया, इंडियम जनरली पुट कर दिया जाता है, तो इंडियम पुट करोगे तो इंडियम की वैलेंसी, मान लो मैंने यहाँ पर इंडियम को रख दिया, इंडियम की वैलेंसी आपके पास कितनी होती है, 3 होती है। तो बस ये तो सिर्फ 3 बॉन्ड बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसका फ्री रहेगा, और वो इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से क्या होगा, आसानी से मूव कर पाएगा उस लैटिस के अंदर। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर आपने क्या क्रिएट कर दिया, तो आपने 13 ग्रुप वाले एलिमेंट को ऐड कर दिया। और 13 ग्रुप वाले एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आपने एक पॉजिटिव चार्ज को ऐड कर दिया, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन उसका फ्री हो गया, मतलब फ्री हो गया मतलब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गया, वो पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर दिया। तो इसलिए इस तरह के हम लोग सेमीकंडक्टर को पी टाइप से बोलते हैं, क्योंकि पॉजिटिव हो जाता है, वहां पर ये वैल्यू है, और वहां से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किया जा सकता है। प्योर सिलिकॉन याद रखना कि उतना अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं करता है, लेकिन उसके अंदर जब हम डॉपिंग करते हैं, डॉपिंग मतलब उसके जगह पर कोई दूसरा आइटम को पुट कर देते हैं, पी टाइप बना देते हैं, तो वहां पर वो प्रोसेस क्या होता है, बहुत फास्ट होने लगता है। इसका मतलब है कि आप एक सेमीकंडक्टर को एक अच्छा कंडक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से आपके पास क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, और एन टाइप सेमीकंडक्टर हम लोग क्या करते हैं कि वहां पर जो सिलिकॉन जो 4 बॉन्ड बनाता था, हम लोग उसके बदले में क्या ऐसे एटम को पुट कर देंगे जो 5 बॉन्ड बनाता है। तो 5 बॉन्ड बनाने वाले एटम्स को पुट कर दोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर्सेनिक मान लो यहाँ पर प्रेजेंट है, तो आर्सेनिक टोटल आपके पास 5 बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पर तो 4 ही बॉन्ड है, उसके एक इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, फिर से फ्री हो जाएंगे, और वो इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से क्या हो गया, पूरे आपके पास लाइट मूव करता है, जिसकी वजह से उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो डॉपिंग करना भी एक अच्छा प्रोसेस माना जाता है। डॉपिंग करने से आपके पास क्या होती है, मेटल की आप कंडक्टिविटी पावर को बढ़ा सकते हैं। तो ये कुल तरीके से आपके पास है, किस तरह से डिफेक्ट होता है, किस तरह डिफेक्ट नहीं है, स्टाइकोमेट्रिक अनस्टाइकोमेट्रिक इम्प्योरिटी डिफेक्ट होता है, टाइप्स ऑफ सॉलिड स्टेट पूरा पढ़ा दिए इसके बारे में। थोड़ा बहुत आपके पास बचा हुआ मैग्नेटिक बिहेवियर बचा हुआ है, तो वो इजी है। पैरामैग्नेटिक क्या है सब आप लोग जानते हैं, पेड़ होते हैं, डायमेट्रिक क्या होता है, पेड़ इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो ये सब चीजें कोई हार्ड नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे।